नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल समृद्धि आईएएस में। और इसमें हम करंट अफेयर्स की चीज़ें करवाने वाले हैं, जिसमें हम जो है जुलाई माह का करंट देखेंगे। और जुलाई माह का भी ये जो है ये पार्ट 1 है, मतलब इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हम करवाने वाले हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। तो इसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है वहां से हमेशा क्वेश्चंस आता है। तो अब हमारा जो रहेगा कि हम इसी तरीके से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं प्रत्येक मंथ के वो टुकड़े टुकड़े में, मतलब किसी मंथ में 2 वीडियो बन सकता है, किसी में 3 बन सकता है। तो इसके माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावना है वो आपको हम करवा दें। इसमें सबसे पहले कि 3 मई 2024 को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी किया गया। तो इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है। फिर अगर इसमें आप भारत की रैंक देखेंगे तो 180 देशों में भारत की रैंक कितनी है? 159। बहुत इंपॉर्टेंट है, 159। और अगर एक साल पहले पूछ ले, क्योंकि आयोग कभी कभी करता है कि करंट की चीजें ना पूछ करके वो एक साल पहले का डाटा पूछता है। तो आप जब भी अपना नोट्स बनाइए करंट अफेयर्स की चीजों को तो वो उसको ध्यान रखना है। तो 2023 में अगर देखेंगे तो इसका जो रैंकिंग थी वो 161 थी। अगर इसमें फिर आगे देखेंगे कि नॉर्वे जो देश है वो शीर्ष रैंकिंग प्राप्त हुआ है नॉर्वे को, जबकि इरिट्रिया सूची में सबसे निचले पायदान पर है। तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको इस पे ध्यान देना है। और अगर आप इतनी चीजें कर ले रहे हैं, इतनी चीजों का रिवीजन कर ले रहे हैं, तो विश्वास मानिए यदि यहां से प्रश्न आएगा तो वो आपका सही ही होगा, क्योंकि इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा इस टॉपिक से यदि आएगा तो। चलिए, दूसरा हमारा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में वाइब्रेंट प्रोग्राम जो है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। इसमें विलेज जोड़ लीजिएगा आप लोग। और ये प्रोग्राम जो है थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि इधर चर्चा में रहा है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के लिए लागू किया गया। इसके तहत देश के उत्तरी सीमा पर स्थित 4 राज्य, देखिए ये महत्वपूर्ण है कि ये जो विलेज प्रोग्राम लाया गया है वाइब्रेंट, वो देश की उत्तरी सीमा पर स्थित जो 4 राज्य हैं, जिसमें पूरब में देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। के 19 जिलों के 46 प्रखंडों के चिन्हित गांव के व्यापक विकास की परिकल्पना की गई है इसके तहत। और आप सभी जानते हैं कि ये जो है भारत सरकार है, इसके पीछे जो करने का कारण है वो इसलिए है क्योंकि ताकि जो हमारे सीमावर्ती गांव हैं जो बॉर्डर एरिया से सटे हुए हैं उनको आधारभूत संरचनाओं से कनेक्ट किया जाए, उनको व्यवस्थित किया जाए, ताकि जो थ्रेट उधर से मिल सकता है चाइना की तरफ से, उस पे जो है नियंत्रण स्थापित किया जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारा अगला टॉपिक है कि 10 शीर्ष व्यापारिक साझेदारों के साथ भारत के व्यापार की स्थिति कैसी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो करंट अफेयर्स में जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है वहां से इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले कि हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में अपने शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों में 9 के साथ व्यापार घाटा दर्ज किया है। मतलब हमारे जो शीर्ष 10 व्यापारिक देश हैं उसमें से जो 9 देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारा जो भुगतान संतुलन है वो ऋणात्मक है। इसको ऐसे समझिए कि मतलब इन 9 देशों में हम जो निर्यात कम कर रहे हैं और वहां से आयात ज्यादा कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण चाइना है। फिर चीन 2023-24 में
118.4 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है वो बनकर उभरा है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है, तो वो अब अमेरिका न रह करके चीन हो गया है। क्योंकि इसके 2-3 साल पहले लगातार अमेरिका बना हुआ था, लेकिन अभी जो है करंट में वो चाइना हो गया है। नोट देखिए, और वही चीज मैंने यहाँ स्पष्ट भी किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका 2021-22 और 2022-23 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था। मतलब अमेरिका पहले था, अगर करंट में आएगा तो अब वो चाइना हो गया है। इसी में थोड़ा और देखिए कि भारत की शीर्ष निर्यात की जो वस्तुएं हैं, मतलब भारत सबसे ज्यादा निर्यात किन वस्तुओं को करता है, तो रिफाइंड पेट्रोलियम, मतलब जो क्रूड पेट्रोलियम का जो हम आयात करते हैं उसको यहाँ रिफाइंड करके उसका हम निर्यात करते हैं अन्य देशों को। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भारत की जो रिफाइनरी है, पेट्रोलियम रिफाइनरी उद्योग है, तो काफ़ी सशक्त है भाई, इसमें रिलायंस बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो वही चीज़ें हैं। फिर दूसरा जो है वो हीरे का जो है हम निर्यात करते हैं, आभूषण एवं चावल का भी जो है हम भारी पैमाने पर निर्यात करते हैं। और भारत की शीर्ष अगर आयातित वस्तुओं की आप बात करेंगे तो इसमें क्रूड पेट्रोलियम, वही जो मैंने अभी ऊपर चर्चा करी है कि भाई चूंकि हमारा खुद ही हम इमर्जिंग अर्थव्यवस्था है, अभी हम विकास कर रहे हैं, तो हमको खुद ही जो है वो कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता बहुत अधिक है। साथ ही साथ फिर कोयला, सोना और पेट्रोलियम गैस और हीरे का जो है हम फिर आयात भी करते हैं। अमेरिका उन कुछ बड़े देशों में से एक है जिसके साथ भारत का व्यापार अधिशेष है। मतलब भारत के साथ जो हमारा व्यापार संतुलन है, भुगतान संतुलन है, वो प्लस में है। कि मतलब हम अमेरिका को जो है वो निर्यात अधिक करते हैं और अमेरिका से आयात जो है वो कम करते हैं। और यही चिंता जो है जो अमेरिकी राष्ट्रपति लोग हैं उनका ये रहता है कि चूंकि भारत बहुत विकासशील देश है और बड़ी जनसंख्या है, बड़ा बाजार है, फिर भी जो है हमारे देश का जो है व्यापार संतुलन वो हमारे पक्ष में न होकर के भारत के पक्ष में है। और आप देखेंगे समय समय पर वो इसीलिए टैरिफ ड्यूटी व्यूटी लगाते रहते हैं ताकि भारत की जो चीज़ें हैं वो वहाँ बहुत धड़ल्ले से ना जा पाए, वो महंगी होके जाए। तो ये चीज़ें हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है 4 नंबर, कि स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी जान रहे होंगे कि समय फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध चल रहा है। और अब स्टार्टिंग में तो चलिए इजराइल पे अटैक हुआ था, फिलिस्तीन में जो उग्रवादी संगठन हैं, जो चरमपंथी लोग हैं, लेकिन अब इजराइल भी थोड़ी सी बदमाशी कर रहा है और बदमाशी इस स्तर पे जाके कर रहा है कि जो आम नागरिक हैं उनकी वो हत्याएं कर रहा है। और इसके पीछे अमेरिका जो उनका एक तरीके से गॉडफादर है वो भी इसको नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। और इजराइल को तो एक बहाना चाहिए था, इजराइल को तो सही मायने में एक बहाना चाहिए था कि कुछ ऐसा फिलिस्तीन करे और हम फिलिस्तीन को जो है एक तरीके से वहाँ के नक्शे से ही मिटा दें। और ऐसा इजराइल कर भी सकता है क्योंकि आप सभी जान रहे हो कि इजराइल इस समय दुनिया का सबसे पावरफुल जो है वो देश बन गया है। मतलब सैन्य स्थिति में उसकी जो सैन्य गतिविधियां हैं या जो उसके वेपन्स हैं वो तो काफ़ी मतलब उन्नत अवस्था में काफ़ी मजबूत कर लिया है। तो अब फिलिस्तीन जैसे देश जिसको जो है कुछ समर्थन जो है ईरान से मिल जाता है और कुछ उसके अपने सोर्सेज हैं, तो वो लड़ने की स्थिति में नहीं है। तो यही चीज़ें हैं कि अब ये इजराइल जो है उसको अमेरिका भी इजराइल को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए देख रहे होंगे कि दबाव बनाने के लिए ही स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे जैसे देशों ने किसका साथ लिया है, तो वो फिलिस्तीनी राज्य का साथ लिया है। और 28 मई 2024 को नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले नवीनतम देश बन गए हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस देशों का नाम याद रखिएगा, जिससे फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वालों देशों की संख्या कितनी हो गई है, 145 हो गई है। मतलब इस समय 145 देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देते हैं। इससे इजराइल पर शांति वार्ता शुरू करने का दबाव बढ़ गया है। अब सोचिए कि अगर एक एक करके जो इजराइल के समर्थक देश रहे हैं अतीत में, वो अगर ऐसा कदम उठाएंगे तो इससे जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ही देखा जाए तो कहीं न कहीं इजराइल पे इस तरीके का दबाव बनता दिख रहा है। हालांकि अभी का जो सीन है वो ये देखने को मिल रहा है कि इजराइल जो है इसको लेकर के कतई बैकफुट पे आता दिख नहीं रहा है। और अभी भी आज ही मैंने पेपर में देखा है कि वो किस तरीके से वहाँ नरसंहार शुरू मतलब जारी है उसके द्वारा। क्योंकि ब्रिटेन एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी संकेत दिया है कि वह भी फिलिस्तीन के पक्ष में ऐसा निर्णय ले सकते हैं। मतलब ब्रिटेन जो एक तरीके से अमेरिका का एक पिछलग्गू देश है, मतलब सेकेंड विश्व युद्ध के बाद आप देखेंगे कि जब ब्रिटेन की बादशाहत कम हुई और अमेरिका का उभार हुआ, तब से लेकर के आज तक अमेरिका के ही विदेश नीति का अनुसरण करता है कौन, ब्रिटेन करता है। मतलब सामरिक क्षेत्र में तो रहता ही रहता है। और अगर ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ये कह रहे हैं कि नहीं हम जो है फिलिस्तीन के पक्ष में जा सकते हैं, तो ये एक तरीके से इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। और यहाँ इजराइल के शीर्ष नेतृत्व को इस बात को समझ लेना चाहिए कि नहीं अब बस बहुत हो गया, अब बैक आए। तो चलिए ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा हम लोग इजराइल और भारत के संबंधों को भी देखेंगे कि मतलब भारत का इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के कैसा संबंध रहा। तो सबसे पहले वर्ष 1974 में भारत फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब राज्य था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत ने सबसे पहले स्टैंड किसके साथ लिया था, तो वो फिलिस्तीन के साथ लिया था। फिर वर्ष 1988 में भारत द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी गई। मतलब 1988 में हमने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता भी दी। और 1996 में भारत ने गाजा शहर में फिलिस्तीन के लिए अपना प्रतिनिधि कार्यालय भी खोला था। वही जो आज आप गाजा के बारे में आप देख रहे होंगे कि जो चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वही जो है भारत ने अपना कार्यालय भी खोला था। फिर भारत इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य शांति और सुरक्षा की वकालत करता रहा है। मतलब अगर भारत का स्टैंड देखेंगे तो ठीक है, आज का जो हमारा भारतीय जो नेतृत्व है वो उसका झुकाव कहीं न कहीं जो है वो इजराइल की तरफ है। और इधर हमारे हाल के वर्षों में अगर 10 वर्षों में देखा जाए तो भारत और इजराइल के बीच नज़दीकियां बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। आप अक्सर देख रहे होंगे कि भारत जो है भारत का जो शीर्ष नेतृत्व जो भारत के पीएम है वो इजराइल की यात्रा करते हैं। और इजराइल के जो पीएम रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो भारत आते रहे हैं। और काफ़ी क्षेत्रों में, चाहे विज्ञान प्रौद्योगिकी हो, एग्रीकल्चर हो, ये सब चीज़ों में हम लोगों ने काफ़ी समझौते भी किए हैं। मतलब बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध दिख रहा है। और भारत का एक नया मतलब जैसे हमारा एक समय रूस बहुत अच्छा मित्र था, वर्तमान में भी है कुछ हद तक, लेकिन उसी तरीके से इजराइल से भी हमारी मित्रता दिख रही है। लेकिन चूंकि भारत चूंकि शांति प्रिय देश है, भारत के आदर्श कौन है, बुद्ध है, ये बुद्ध की धरती, ये महात्मा गांधी जी की धरती है। तो हम लोग किसी भी तरीके की अहिंसा को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और वही है कि भारत का स्टैंड, भारत ये चाहता है कि नहीं, कोई भी जो मैटर हो, इस तरीके का जो कोई भी स्थिति हो, उसका जो है निराकरण वो कैसे किया जाए, तो उसका निराकरण वो एक तरीके से शांति वार्ता के तहत हो। और भारत इसके पक्षधर में, और भारत इसके लिए प्रयास भी कर रहा है, अपने स्तर से कूटनीतिक प्रयास भी भारत के द्वारा होता दिख रहा है। फिर फिलिस्तीनी राज्य को वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक का दर्जा भी जो है वो प्राप्त है। अगर वर्तमान में फिलिस्तीन की स्थिति को आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की क्या स्थिति है, तो इसको जो है पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। और ये आप लोगों का होमवर्क है कि फिलिस्तीन को जो है संयुक्त राष्ट्र ने पर्यवेक्षक का दर्जा कब दिया था, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए जो हमारा 5वां टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। तो 21 मई 2024 को जर्मन लेखिका
जेनी एपेनबेक तथा अनुवादक माइकल हॉफमैन को कथा साहित्य के लिए, देखिए कथा साहित्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन लेखिका का याद रखिए नाम कि जेनी एपेनबेक है और अनुवादक कौन है, माइकल हॉफमैन है। यह पुरस्कार उन्हें कैरोस पुस्तक के लिए जो है वो प्रदान किया गया, मतलब ये जो पुस्तक है इसी के लिए प्रदान किया गया। ये है जेनी एपेनबेक और ये कौन है, ये माइकल हॉफमैन है। कैरोस बर्लिन की दीवार गिरने की पृष्ठभूमि पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है कि ये जो कथा है, ये जो कथा साहित्य है, कैरोस जो पुस्तक है वो उसकी जो थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, तो वो जो बर्लिन की दीवार जो गिरती है। अब बर्लिन की दीवार के बारे में तो यहाँ हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो तो विषेदर हो जाएगा, लेकिन ये जान लीजिए कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो बर्लिन जो है एक तरीके से पूर्वी और पश्चिमी में बटा हुआ था, और उसमें भी एक तरीके से देखा जाए तो आधे पे नियंत्रण किसका था, आधे पे नियंत्रण था सोवियत संघ का, यूएसएसआर का, और आधे पे नियंत्रण किसका था, तो वो था अमेरिका का। और बीच में एक दीवार बनाई गई थी और वही दीवार टूटती है, उसी पे जो है ये पुस्तक है। तो इतना आपके लिए सफिशियंट है याद रखने के लिए। फिर यह पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये देखिए ये शर्त है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और इस पुरस्कार के तहत 5,000 पाउंड की राशि जो है वो प्रदान की जाती है। तो चलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अशोक शुक्ला को गोल्डन मैन एनवायरमेंट पुरस्कार मिला। ये जो अशोक शुक्ला जी हैं इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो गोल्डन मैन एनवायरमेंट पुरस्कार। देखिए 29 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को 35वें गोल्डन मैन एनवायरमेंट पुरस्कार 2024 से इन्हें जो है वो सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ में हसदेव अरड़ के जंगलों को बचाने के प्रयास के लिए दिया गया है। ये महत्वपूर्ण है कि अगर इनको ये पुरस्कार मिला है तो किस लिए मिला है, तो जो छत्तीसगढ़ में हसदेव अरड़ है उन जंगलों को बचाने के लिए मिला है, मतलब ये पर्यावरणविद हैं। और यह पुरस्कार गोल्डन मैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है और इसे ग्रीन नोबल के भी नाम से जाना जाता है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि नोबल पुरस्कारों की कितनी ज़्यादा महत्ता होती है, और ये जो पुरस्कार है वो ग्रीन नोबल के नाम से जाना जाता है। और चूंकि ये भारतीय इनको ये पुरस्कार मिला है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो इसका भी आप लोग जो है ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आ सकता है आपकी परीक्षा में। ये देखिए ये है पूर्णिमा देवी वर्मन जी और इनको मिला है व्हिटली गोल्ड अवार्ड। 2 मई 2024 को असम राज्य की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा, देखिए ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार असमिया में स्थलीय रूप से हरगिला, मतलब सारी स्थानीय होगा यहाँ, स्थानीय रूप से जाने जाने वाले ग्रेट एडजुटेंट स्टार्क और उसके आर्द्रभूमि निवास स्थान के संरक्षण प्रयासों के लिए दिया गया है। मतलब ये जो हरगिला है और इसकी ये जो जंतु है और ये जहाँ रहता है, मतलब जो इसका अधिवास है उसको मतलब संरक्षित करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पर सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ से भी सम्मानित किया गया है। मतलब इन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। और कब सम्मानित किया गया, तो 2022 में। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, आप सभी जान रहे होंगे कि इस समय जो है आप लोग की परीक्षाएं करीब आ रही हैं, प्रीलिम्स भी अब पास ही में है। तो प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ आप लोग थोड़ा बहुत मुख्य परीक्षा भी पढ़ते रहिए। और इसी के तहत हमारा जो है जीएस पेपर 1 का जो है वो नया बैच शुरू हो रहा है। और
फिर पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब मेंस आंसर राइटिंग सीरीज हमारे संस्थान द्वारा चलाई जा रही है। पहले भी आप लोगों को सूचित किया गया है, और चूंकि ये नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं तो अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे ये सारी चीजें। और देखिए इसमें क्या है कि इसी तरीके से आप जो है अपना प्रॉपर वे में लिख करके पीडीएफ में भेजेंगे, प्रॉपर वे में संस्थान द्वारा मार्किंग करी जाएगी, और ये सेम डे ही हो जाता है कि जैसे आपका जो क्वेश्चन है जो कल आपको 5 बजे तक सबमिट करना है, वो फाइनली आपको आज रात में 10 बजे तक दे दिया जाता है। आप 10 बजे से लेकर के कल शाम तक 5 बजे तक आप लिख के भेजेंगे, और इसी तरीके से संस्थान द्वारा प्रॉपर वे में मार्किंग की जाएगी। और फिर जो है जैसे ही आप लोगों की कॉपी चेक हो जाएगी, फिर इस तरीके से आप लोगों का मॉडल आंसर भी दे दिया जाएगा, तो सेम डे ही हो जाएगा। और इस टेस्ट के माध्यम से हम आपके प्रत्येक टॉपिक को, चाहे तो GS 1 हो, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब प्रत्येक टॉपिक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो PYQ हैं, उनको हम यहाँ कवर करेंगे। तो चलिए सूचना समाप्त हुई। हमारा अगला टॉपिक है वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश। बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा देश है जिसने अपने सभी ग्लेशियर्स खो दिए। तो उसमें वेनेजुएला पे आप टिक लगाएंगे। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा वेनेजुएला के आखिरी बचे हम्बोल्ट ग्लेशियर, ये ग्लेशियर का नाम भी याद रखिएगा, हो सकता है कि चूंकि आखिरी है तो इस पे भी आयोग प्रश्न पूछ ले, को हिम क्षेत्र के रूप में पुनर्वर्गित करने के बाद यह बात सामने आई। नए शोध से पता चला है कि एंडीज में हम्बोल्ट ग्लेशियर, जो पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, सिकुड़कर 2 हेक्टेयर से भी कम रह गया है, जिसका मतलब है कि अब यह ग्लेशियर नहीं, बर्फ का जो है वो मैदान मात्र बन के रह गया। मतलब जो हम्बोल्ट ग्लेशियर था, अब वो ग्लेशियर न रह करके बर्फ का मैदान रह गया है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट है। और ये एक तरीके से जब आप मेंस आंसर राइटिंग करें और जब जलवायु परिवर्तन का कोई टॉपिक आए या आप ऐसे लिख रहे हो, तो इस तरीके से करंट की चीजें जो है वो जोड़ करके आप बता सकते हैं। और इस तरीके से जब उदाहरण देंगे तो आपका जो है वो प्रश्न जो है, जो उत्तर है, वो बहुत आकर्षक होगा। और चूंकि आप उदाहरण देके बता रहे हो, करंट से जोड़ के बता रहे हैं, तो आप अच्छा अंक पाएंगे। तो ऐसा प्रयास आप लोग करिएगा। चलिए, कामी रीता शेरपा, इनको देख लीजिए। ये जो है पर्वतारोही हैं, और इन्होंने 22 मई 2024 को 30वीं बार विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। सोचिए, लोग एक बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं तो उसका बाकायदे वीडियो शूट करते हैं, वो भी कैसे चढ़ते हैं, सहायता लेके चढ़ते हैं, और उसको लेकर के मतलब क्या उसका प्रचार प्रसार होता है कि अरे इन्होंने तो एवरेस्ट पे चढ़ाई करी है। और ये ऐसे व्यक्ति हैं कि इन्होंने 30वीं बार जो है अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। और आश्चर्य की बात तो तब है कि जब ये 10 ही दिन में, अभी जब ये 22 मई 2024 को इन्होंने जब 30वीं बार चढ़ाई करी थी, उसके 10 दिन पहले ही इन्होंने 29वीं बार चढ़ाई करी थी। सोचिए, 10 दिन के अंदर ही अंदर ये 2 बार एवरेस्ट पे चढ़े उतरे। तो ये इनकी जीवटता को दिखाता है, और इसीलिए इन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। कामी रीता ने 1994 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। मतलब 1994 में इनकी जो है पहली चढ़ाई थी, और 24 तक आते आते ये जो है 30 बार जो है चढ़ चुके हैं। चलिए, यह आज का हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक था। ये लास्ट है हमारा कि भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति। जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है शक्ति के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि 12 से 26 मई 2024 के मध्य मेघालय के उमरोई में। पहली बात तो ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो शक्ति का आयोजन हुआ, ये कहाँ हुआ, तो मेघालय में। और मेघालय में कहाँ हुआ, तो जो उमरोई छावनी है वहाँ हुआ। ये कौन सा संस्करण है, ये जो है ये 7वां संस्करण है। मतलब ये जो द्विपक्षीय अभ्यास होता है ये 7वां संस्करण है, और ये द्विवार्षिक होता है, मतलब ये रेगुलर नहीं होता। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि आयोग करता क्या है कि इस समय प्रश्न में एक ऑप्शन तो बहुत आसान सा दे देगा, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन रहेगा वो इतना जटिल देगा कि आप जो है वहां तक पढ़े नहीं होंगे, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो अगर वो ऐसे बना दे
कि भारत और फ्रांस के बीच जो शक्ति अभ्यास, सैन्य शक्ति अभ्यास है, वो उमरोई मेघालय में हुआ। अब जान रहे हैं ये प्रतिवर्ष होने वाला सैन्य अभ्यास है। तो नहीं, ये प्रतिवर्ष नहीं होता है, ये प्रत्येक दूसरे वर्ष होता है। यही इसमें दिया गया कि युद्ध अभ्यास शक्ति एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत एवं फ्रांस द्वारा बारी बारी से जो है वो आयोजित कराया जाता है। इसका पिछला संस्करण नवंबर 2021 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। तो ये चीजें हो गई। तो चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन अभी जाइएगा नहीं। देखिए करंट अफेयर्स जुलाई माह का, चूंकि ये पार्ट 1 था, अभी पार्ट 2 है, ये बहुत जल्दी आने वाला है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये 1 हफ्ता के अंदर ही आ जाए। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और इसके लिए ये हमारे लिंक हैं। देखिए पहली बात तो इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग इसलिए इससे जुड़िए क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं एटलीस्ट करंट अफेयर्स का पीडीएफ तो हम आपको यहाँ दिलवा ही देंगे। तो यहाँ जुड़िएगा तो पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको आपके परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ यहाँ मिलेंगी। दूसरी चीज़, ये हमारा यूट्यूब चैनल है समृद्धि आईएएस का, जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं। तो इसको आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा इसे शेयर करिए। इतना लोग वीडियो देखते हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो थोड़ा सा आप लोग लाइक कमेंट भी करिए। और ऐसा नहीं, यदि नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक भी करिए, हम उसका भी स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ न्यूट्रल मत रहिए, क्योंकि न्यूट्रल होना किसी चीज़ का बेस्ट सोल्यूशन नहीं होता है। यदि आप लोगों को लगे कुछ सर को सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए, उसका बहुत स्वागत भी रहेगा। तो चलिए फिर, ये हमारा सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, आप लोग इससे भी जुड़िए क्योंकि टाइम टू टाइम हम यहाँ भी आप लोगों की परीक्षा से उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आते रहते हैं। और हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए आप हमारे संस्थान के 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।